रणनीति तय करने वाले फैसले से पहले हर बात को पर्दे में रखते हैं। माना जाता है कि राज राज ही बना रहे तो अच्छा है। आज की चौंकाने वाली राजनीति में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नई शुरुआत कर देते हैं। वो सियासी दलों के इस अंदाज का फायदा उठाने में जुट गए हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अटकलों का एक गुबार पैदा करना और क्लिक बटोरना है। मैं इतनी बड़ी बात आपको बता नहीं रहा हूं, कह रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा और संघ के नेताओं की रविवार को जैसी बैठक होने का जिक्र किया गया, जिसकी चर्चा आप अखबारों और कुछ खबरिया चैनलों में सुन रहे होंगे, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आज मैं आपको भाजपा और संघ के अंदरूनी रिश्तों की केमिस्ट्री भी समझाऊंगा। इसे समझे बिना आप पूरी हकीकत को नहीं जान सकते। यह समझना इसलिए जरूरी है ताकि अगली बार आपको कोई गफलत में न डाल सके। खबर के नाम पर हवाई किलेबंदी करने वालों से सावधान। भाजपा संघ की दिल्ली में गोपनीय बैठक का दावा बेदम। खबर के मुलम्मे में अटकलों की होम डिलीवरी से बचना। यूपी के सियासी हालात पर दिल्ली में बड़ी बैठक का दावा पंचर। पीएम मोदी, दत्तात्रेय होस बोले और सुनील बंसल के बीच नहीं हुई कोई मीटिंग। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार वाली अटकलों की क्यों निकली हवा। ए.के. शर्मा पर सबसे बड़े दावे का जमीनी सच जानिए। यूपी की सियासत के ग्राउंड जीरो का सटीक विश्लेषण। बात तो चुभेगी। जी हाँ, तो अभी मैं आपको आगे और एक एक करके तमाम बातें आपको बताऊंगा। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश के तमाम राजनीतिक दलों के और गैर राजनीतिक दलों के कामकाज को नजदीक से देखते आए हैं। प्रदीप जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात तो चुभेगी में बिना देर किए अब मैं सबसे पहले आपके मन में उठ रहे उन कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। इस पर तस्वीर पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूं। जी हां, एक एक करके आप ग्राफिक के जरिए आप समझिए पहली अटकल क्या थी। देखिए, जो पहली अटकल थी वो ये थी कि क्या पंचायत चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए भाजपा संघ की दिल्ली में कोई बैठक हुई। ये सबसे पहली अटकल थी और इसका जवाब आप सुन लीजिए। इसका जवाब है नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए हो। ऐसी दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई है। सिरे से हम इस बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन से ये खबर हवा में तैर रही है कि ऐसी बैठक हुई और इस बैठक में यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही ऐसी अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप चुनाव से कुछ महीने पहले देखिए, अब कुछ सवाल है जो यूपी की राजनीति को लेकर इतने बड़े पैमाने पर अटकलबाजी क्यों हो रही है, ये मैं आपको उसकी एक एक वजह बताता हूं। अटकलबाजी की पहली वजह है, आपको बता दूं कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व भ्रम की स्थिति नहीं चाहता है, इसलिए इन तमाम अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी हां, ये मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। ऐसे एक कदम से संगठन सरकार का मनोबल कमजोर होगा और विरोधियों को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग इस तरह की खबरें उड़ाते हैं। बिल्कुल, इस ग्राफिक को मैं यहीं रोकूंगा।
प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े, एक एक करके हम आपको चीजें बताते हैं। सबसे पहले हमने बात की उस बैठक की जिस बैठक में दावा किया गया कि ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन जो लोग संघ की वर्किंग को समझते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो कहीं ना कहीं इस बात को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। प्रदीप जी, हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है और संघ की अगर वर्किंग को आप देखें, कि आपको लगता है कि संघ के सरकार्यवाह किसी ऐसी बैठक में शिरकत करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हो, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और पंचायत चुनाव पर चर्चा हो? क्या ये मुमकिन है प्रदीप जी? असंभव। मुमकिन की बात छोड़िए, असंभव है। मतलब ये संभावना के दायरे में भी नहीं आता जी। जिन लोगों ने ये खबर चलाई है वो उनका एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में फरवरी मार्च में होना है, तो उस चुनाव से पहले हमला होगा योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन असली निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनको लगता है जो लोग ये खबरें इस तरह की चला रहे हैं, और रोहित जी तैयार रहिए, ऐसी खबरों की बाढ़ आने वाली है। अगले 7-8 महीने में आपको लगातार ऐसी खबरें मिलेंगी। अभी चलाया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, उनसे प्रधानमंत्री नाराज हो गए, कभी चलेगा गृह मंत्री नाराज हो गए हैं, कभी कहा जाएगा संघ के लोग नाराज हो गए हैं। ये सब खबरें चलाई जाने वाली हैं। लेकिन देखिए, संघ जो है, इस तरह बीजेपी और संघ का रिश्ता सबको मालूम है, उसमें कोई तो प्रदीप जी, आपने ये बात साफ की और हमने बिल्कुल आज हम आपके साथ इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रदीप सिंह जी का भी यही कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह किसी भी ऐसी बैठक का हिस्सा नहीं हो सकते। ये संघ की कार्यशैली का एक बड़ा हिस्सा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरीके से कामकाज होता है, ये उसकी एक बड़ी साफ तस्वीर है कि ऐसी बैठक में जब कोई ऐसी चर्चा होती है तो संघ का अखिल भारतीय स्तर का, संघ का दूसरे नंबर का पदाधिकारी कभी इस बैठक में, ऐसी बैठक में नहीं बैठेगा। यानी इस बैठक की बात ही पूरी तरह से निराधार है। प्रदीप जी ने भी इस बात पर मोहर लगाई। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा और संघ के बीच आज तक सियासी मसले पर ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जैसी अटकलें हुई। कई बड़े खबर नवीसों ने ये अटकलें लगाई, जिससे खबर बताकर आपके सामने पेश किया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दल की एक शैली है और इसे गहराई से जानना जरूरी है। हर पार्टी की एक वर्किंग स्टाइल है, उसे करीब से समझना जरूरी है। मैंने अपने अब तक के पत्रकारीय जीवन में तमाम दलों के कामकाज और इसके अंदर को लंबे समय तक समझा है, इसलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सच है कि भाजपा और संघ के बीच मजबूत वैचारिक संबंध है। यह भी सच है कि संघ के स्वयंसेवकों की तरफ से चुनावी जंग में भाजपा को मजबूत ताकत मिलती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी यानी सरकार्यवाह किसी भाजपा शासित राज्य में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद उसके आला नेतृत्व के साथ सीक्रेट बैठक करें। इसलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं। जी है, अब अगली बात पर चलते हैं। भाजपा की चुनावी रणनीति पर मंथन में संघ का दखल नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके हम बातें बताते हैं संघ और भाजपा की वर्किंग के बीच की। आरएसएस के सरकार्यवाह के साथ ऐसी बैठकें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि संघ की रीति नीति में ऐसा नहीं है। जो वर्किंग आज तक सब लोगों ने देखी है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय की बैठक होती है, वो आम बात है। लेकिन उस बैठक में अखिल भारतीय स्तर के संघ के अधिकारी शामिल नहीं होते इस तरह से, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से अटकलें चल रही हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें गौर करने वाली हैं। और आपको बता दें कि संघ के बड़े मुद्दों पर समन्वय बैठक में संघ सलाह जरूर देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक और चुनावी मसलों में संघ का कोई दखल नहीं होता है। ये वर्किंग स्टाइल है संघ का। अटकलों पर आधारित खबरों में सिर्फ सूत्रों का हवाला है, कोई ठोस जानकारी नहीं जिससे ऐसी बैठक की पुष्टि हो। क्योंकि ना तो संघ की तरफ से और जो हमने जो जहां भी बात की, तो इस तरह की किसी भी बैठक की किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की। एक बार फिर से प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, जो एक एक करके मैंने 3-4 अहम बातें बताई संघ और बीजेपी की वर्किंग की, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि संघ किसी भी ऐसी बैठक में नहीं बैठते, संघ के पदाधिकारी, जहां पर चुनाव, पंचायत चुनाव या चुनावी प्रदर्शन की बात हो और संघ के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी बैठे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो डे टू डे एक्टिविटी है या उनका संगठन का जो कामकाज है, उसमें सीधे कोई दखल नहीं देता है।
वहां जो बातचीत होती है, समन्वय होता है, वो वैचारिक आधार। और संघ को संगठन के मामले में जो करना होता है, संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री होता है और राज्यों में संगठन मंत्री जो होता है, महामंत्री जो होता है, वो संघ की ओर से आता है। तो संघ को जो बात कहनी होती है उनके जरिए पहुंचती है। इस तरह की बैठक में वो भी पंचायत चुनाव को लेकर, देखिए बहाना बनाया गया है पंचायत चुनाव को, जैसे बहुत बड़ा जो है जनादेश आ गया हो बीजेपी के खिलाफ। 2016 में पंचायत चुनाव में बीएसपी ने स्वीप किया था जी। और उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ 19 सीटें मिली बसपा को। तो पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव का कोई सीधा संबंध नहीं। बिल्कुल जी। प्रदीप जी मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। अब सवाल यह है कि यूपी की राजनीति को लेकर इतने बड़े पैमाने पर अटकलबाजी क्यों हो रही है? अब इसकी वजह को समझिए। यह सच है कि पंचायत चुनाव में भाजपा को झटका लगा है। यह सच है कि अंदरूनी तौर पर पार्टी के भीतर इसकी वजह पर मंथन भी हो रहा है। यह सच है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए बैठकों का दौर भी शुरू है। यह भी सच है कि भाजपा के दिग्गज विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बड़े दांव पर दिमागी कसरत कर रहे हैं। ये स्थितियां पूरी तरह साफ है। इन हालात में अटकलों को खबरों के रूप में बेचने वालों को बड़ा मौका मिल गया। लेकिन मैं साफ कर दूं कि इन सब के बावजूद ये सारी कड़ियां दिल्ली की किसी गोपनीय बैठक से नहीं जुड़ती हैं। प्रदीप जी, जो बात आप कह रहे थे मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और उससे जुड़ा हुआ सवाल कि जो 3 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का जो बाजार गर्म था वो एक बैठक से शुरू हुआ, और आपने भी उस बैठक के बारे में बताया कि ऐसी बैठक की कोई संभावना ही नहीं है। तो उसके बाद की जो बातें हैं, पंचायत चुनाव और ये तमाम बातें, हाँ बीजेपी इस पर विचार कर रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर विचार हुआ ये साफ है कि ऐसी स्थिति अभी नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, हम एक बड़ी महामारी के दूसरी लहर के दौर में हैं, जो बड़ी भयंकर स्वरूप में सामने आई है। पूरा देश उससे लड़ रहा है। ये ठीक है कि पार्टियां अपना कामकाज भी साथ साथ करती हैं, संगठन में विचार विमर्श भी चलता है। चुनाव होने वाले हैं 7-8 महीने बाद, तो जाहिर है कि उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री के स्तर पर और सर कार्यवाह के स्तर पर बैठक हो, ये बिल्कुल किसी भी तरह से संभव नहीं है। ये माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, इस तरह का कि एक शंका लोगों के मन में पैदा की जाए। बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी सशंकित है। देखिए पंचायत चुनाव में क्या हाल हुआ, नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा है। किसके लिए आप ये अभियान चला रहे हैं? ऐसे 2 नेताओं के खिलाफ जो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं 4 साल में। जी बिल्कुल प्रदीप जी, ये बड़ा अहम सवाल है। और एक और बड़ी बात प्रदीप जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा अगले सवाल के लिए। अटकलों के सिर पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये बातें जब चर्चा में आती हैं तो फिर कयासों का अंतहीन दौर शुरू हो जाता है। यूपी की सियासत में इस वक्त यही आलम है। नौकरशाही की दुनिया से राजनीति की राह पर चलने का फैसला करने वाले ए.के. शर्मा को लेकर चल रही चर्चाएं कुछ ऐसी ही हैं। 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रहे ए.के. शर्मा पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं। यूपी के मऊ के रहने वाले ए.के. शर्मा ने जनवरी में भाजपा की सदस्यता ली थी, फिर एमएलसी बनाए गए। उन्हें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई। अरविंद कुमार शर्मा ने शानदार काम किया, जिसकी प्रधानमंत्री ने खुद तारीफ की। इसके बाद शर्मा की पहले पीएम मोदी और फिर सीएम योगी से मुलाकात हुई, बात हुई, इस तरह की बातें भी सामने आई, जिसके बाद नई अटकलें चल पड़ी कि अरविंद कुमार शर्मा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह भी दावा किया गया कि दिल्ली में हुई सीक्रेट बैठक में, हम ये बैठक नहीं, तथाकथित सीक्रेट बैठक में इस पर चर्चा हुई। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि ऐसा नहीं हुआ है। इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की कोई योजना नहीं है। इस बात को गौर से सुनिएगा। इस वक्त यानी फिलहाल कोई योजना नहीं है। जी हां, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त कोई योजना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है वो यही कि इस वक्त सरकार और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन करके इस तरह का एक प्रकल्प चला रहा है इस कोविड संक्रमण के दौरान, और सरकार का पूरा जोर कोविड कंट्रोल पर है। तो ऐसे वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार की योजना कोई सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जी हाँ,
प्रदीप जी के पास चले उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि के शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। जो दिल्ली में यानी कोई जब बैठक ही नहीं हुई इस तरह की, तो चर्चा भी कहां हुई। संघ और भाजपा आला कमान के बीच इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। और ऐसे भी संघ की जो वर्किंग कहती है उस वर्किंग के मुताबिक इस तरह के विषय पर संघ और भाजपा के टॉप लीडर्स की कोई औपचारिक बातचीत या मुलाकात या बैठक नहीं होती है। और के शर्मा के भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि के शर्मा पीएम के करीबी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि के शर्मा ने बेहतरीन काम किया इस कोविड काल में वाराणसी में। लेकिन जब इन खबरों को दिल्ली की बैठक के साथ जोड़ दिया गया और यह तक कहा गया कि इस पर भी चर्चा हुई, तो ये बातें हैरान करने वाली थी। और यूपी की बीजेपी के अंदरूनी सियासत में और यूपी की सियासत में बड़ा बवाल खड़ा होने लगा धीरे धीरे। मैं एक बार फिर प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, देखिए वो बैठक हुई ही नहीं, उस बैठक में ये भी चर्चा हो गई, ये भी खबरें चल रही हैं पूरे 3 दिनों से सियासी जो ब्रह्मांड है उत्तर प्रदेश का उसमें तैर रही हैं के शर्मा को लेकर बैठक हुई। आप संघ की वर्किंग को जानते हैं कि आपको लगता है कि अगर कोई ऐसी बैठक होती और ऐसा विषय उस बैठक में चर्चा में हो सकता है? देखिए रोहित जी, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि ये जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी है जी, पिछले 7 साल में जिस तरह से काम किया है, जिसके नाम की चर्चा हो कि ये पद मिलने वाला है, आप लिख के अपनी डायरी में रख लीजिए कि उसको वो नहीं मिलने वाला है जी। ये चौंकाने वाला जो उनकी रणनीति है, कभी किसी को नहीं पता होता कि कौन बनने वाला है, कौन बनाया जाने वाला है। कितने लोगों को मालूम था 2017 में कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो इसलिए ये जो चर्चाएं चलाते हैं ये लोग, ये खाली जो है राजनीतिक पतंगबाजी का खेल है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, उन्होंने सर्विस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली, उसके बाद एमएलसी बनाए गए, तो ये मान लिया गया। शुरुआत हुई थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, अब डिप्टी सीएम पर आ गए। आप चुनाव तक देखिए और क्या क्या आता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि उनको अभी फिलहाल कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाने वाली। उनका उपयोग होगा, निश्चित रूप से उपयोगी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं, तो उनको जिम्मेदारी तो मिलेगी ही, इसीलिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बिल्कुल एक एक करके तस्वीर साफ होती जा रही है। जो हमारा मकसद है, कुछ लोगों को बातें जरूर चुभ रही होंगी, लेकिन हमारा मकसद यह है कि राजनीति को अंदर तक समझना, लोगों को उसको समझाने लायक बनाना। जी हाँ, यूपी बीजेपी में ऐसे नेताओं, विधायकों और यहां तक कि मंत्रियों की तादाद भी अच्छी खासी है जो दूसरे दलों को छोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में। इनमें से कईयों के लिए संघ को समझना एक अबूझ पहेली से कम नहीं है। वजह है इनका भाजपा में शामिल होने से पहले आरएसएस से कोई संबंध नहीं होना और पार्टी में आने के बाद संघ के किसी पदाधिकारी को अपने बीच घूमते नहीं देखना। इनमें से कई नेताओं ने तो आरएसएस और उसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो अनजान है। कई बार ऐसे नेताओं के जरिए आरएसएस को लेकर कई अटकलें खबरों की शक्ल में सामने आ जाती हैं। इस वजह से इनका पुख्ता आधार नहीं होता है। जी हाँ, दूसरे दलों से भाजपा में आए कई नेताओं को, अब मैं आपको यह समझाता हूं ग्राफिक के जरिए कि क्यों इस तरह की चर्चाएं। देखिए, जो दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं नेता, उनको अपने टिकट की टेंशन है। उनको लगता है कि यहां पर भी उसी तरह का सिस्टम होगा जैसे दूसरी पार्टियों में था। तो ऐसे में वो ऐसी अटकलों पर रुचि लेते हैं कि अब कौन आने वाला है, कौन क्या बनेगा, राजनीति की क्या इक्वेशन फर्मेंटेशन बनेगी। भाजपा की राजनीतिक संस्कृति दूसरे दलों से अलग है और ये लोग अभी तक ये बात नहीं समझ पाए हैं। शायद व्यक्ति के मुकाबले संगठन यहां पर ज्यादा अहमियत रखता है और संगठन में चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, संघ परिवार हो, संघ के आनुषंगिक संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, किसी नेता का कद बढ़ने पर उसके करीब लोग आना चाहते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों की रुचि है कि किसको क्या पद मिलने वाला है, क्या कद बढ़ने वाला है, तो लोग ये जानना चाहते हैं और संगठन में फेरबदल से अपने फायदे की खास उम्मीद भी लोगों को रहती है। प्रदीप जी के पास चलूंगा। प्रदीप जी, क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई, बड़े सारे लोग दूसरे संगठनों से आए, लेकिन उनको इस संगठन का सिस्टम पता नहीं है और यही वजह है कि वैसे कई विधायक, कई सांसद और कई मंत्री हैं
जो इन अटकलों में खासी रुचि लेते हैं। उनको लगता है कि साहब इक्वेशन चेंज होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्या कहना है। तो ऐसे में इन अटकलों को और ज्यादा पंख लग जाते हैं। बिल्कुल रोहित जी, आप देखिए 2017 में 47-48 विधायकों वाली पार्टी साथियों को मिलाकर 325 सीट पर पहुंच गई। तो ये जो ग्रोथ हुई बीजेपी की इतनी अप्रत्याशित, उसमें बहुत से लोग ऐसे आए जो भाजपा या संघ की संस्कृति से अनजान हैं। उनको लगा कि जैसे दूसरी पार्टी में जब वो थे तो वहाँ उनका काम धंधा चलता था जिस तरह से, उस तरह से यहाँ भी चलेगा। चूंकि सरकार है तो सरकार में ऐसे ही काम होता है। उनको यहाँ आने के बाद निराशा हुई कि यहाँ दशकों बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसके पास पैसा नहीं पहुँचाना पड़ता, जिसको पैसे की बात करने की भी किसी की हिम्मत नहीं है जी। तो उनको ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि विधायकों के कहने से ठेके नहीं मिल रहे हैं, लोगों को इस तरह का परमिट और लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो वो लोग परेशान हैं। दूसरा, उनको लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं है, अगर 4 साल में तो हमारा टिकट कट सकता है। हम अगर पार्टी के साथ, अपने पार्टी की संस्कृति के साथ अपने को जोड़ नहीं पाए तो हमें बाहरी मान लिया जाएगा। तो ऐसे लोग ज्यादा परेशान हैं, वही ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। प्रदीप जी, बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। संघ और भाजपा के बीच किस तरह का रिश्ता है, अब आपको यह बता दूं। भाजपा संघ के कई आनुषांगिक संगठनों में से एक है। आनुषांगिक का मतलब ऐसा सहयोगी संगठन जिसे स्वयं सेवकों ने खड़ा किया है और जिसके संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी संघ से आए प्रचारकों या कार्यकर्ताओं के हाथों में होती है। हालांकि अब थोड़ा सा बदलाव कई जगह हुआ है। आरएसएस की विचारधारा के मुताबिक काम करने वाला एक राजनीतिक संगठन है। इसी तरह 4 दर्जन से भी ज्यादा संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। ये सभी संगठन संघ के विचारों को तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में खुद फैसला लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार ये बातें दोहराई हैं। भाजपा के फैसलों में संघ दखल नहीं देता है। हाँ, संघ सलाह जरूर देता है, लेकिन इसे मानना ना मानना पार्टी के नेताओं पर निर्भर करता है। देखिए ये खास है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। संघ के संगठन की एक खास शैली है। एक एक स्वयंसेवकों को जोड़कर रखना इसमें सबसे खास है। चाहे जितने भी क्षेत्र में काम करने वाले आनुषंगिक संगठन हो, सभी को इसी वजह से संघ परिवार का संगठन कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि संघ परिवार नाम का शब्द आरएसएस की तरफ से कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। सभी संगठनों को लेकर ये शब्द दोहराए जाते रहे हैं। कई बार आरएसएस पर इस बात को लेकर सवाल उठे कि क्या संघ परिवार के मुखिया होने के नाते सरसंघचालक तमाम संगठनों के लिए समय समय पर आदेश जारी करते हैं। ऐसे सवालों पर सितंबर 2018 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सिलसिलेवार जवाब दिया था, जिसका सीधा नाता भाजपा के कामकाज में दखल से जुड़े सवाल से था। ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत से ये भी पूछा गया था कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा से उसकी खास करीबी है, क्योंकि आरएसएस अपनी तरफ से सिर्फ भाजपा में संगठन मंत्री भेजता है। जवाब सुनिए। संघ संगठन मंत्री जो मांगते हैं उनको देता है।
अभी तक और किसी ने मांगा नहीं है। मांगेंगे तो हम विचार करेंगे, काम अच्छा है तो जरूर देंगे। क्योंकि हम किसी दल का समर्थन हमने कभी किया नहीं है 93 सालों में। हमने एक नीति का समर्थन जरूर किया है और हमारे नीति के समर्थन करने का लाभ जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है वैसे राजनीतिक दलों को मिल सकता है। जो इसका लाभ ले सकते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते वो रह जाते हैं। आरएसएस और भाजपा के बीच शक्ति संतुलन जैसी कई अटकलें अक्सर चर्चा में रहती हैं। ऐसी खबरों को खूब हवा दी जाती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई मौका नहीं आया जब संघ और भाजपा के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आए हों। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब इस रिपोर्ट के जरिए हमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, और एक बार मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता दूं कि बात तो चुभेगी के बड़े मुद्दे के बारे में आज में हम बात करें। हम लगातार बता रहे हैं कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार इस वक्त यानी अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। यह भी बता दूं कि दिल्ली में इसको लेकर कोई गोपनीय बैठक नहीं हुई है, क्योंकि जिस बैठक का दावा किया जा रहा है, जिस बैठक में कहा जा रहा है कि तमाम नेता थे, पहली जो अटकल थी कि क्या पंचायत चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ, तमाम तरह की बातें थी, ये दावा किया गया, ये अटकलें थी कि एक बैठक हुई जिस बैठक में पीएम, जेपी नड्डा, अमित शाह, दत्तात्रेय होसबोले, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, ये सब लोग मौजूद थे। तो ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि संघ की कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि ऐसी बैठक में, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नतीजों पर मंथन होना हो, तो उस बैठक में कोई शामिल होगा। और आपको बता दें कि तमाम लोग, जितने भी लोग आप इस वक्त ग्राफिक्स में देख रहे हैं, सुनील बंसल जो कि अभी हम संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, वो खुद प्रचारक हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, वो भारतीय जनता पार्टी में संघ ने उनको भेजा है और समर्पित कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रचारक रहे हैं, जेपी नड्डा संघ के प्रचारक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे, अमित शाह की बात करें और दत्तात्रेय होसबोले की बात करें, वो खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। इसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए और अब वो सर कार्यवाह की जिम्मेदारी है, यानी तमाम खांटी संगठन के सब लोग हैं और संगठन की लक्ष्मण रेखा इनमें से कोई भी नहीं लांघ सकता। प्रदीप जी, मैं आखिर में एक बार फिर से जाऊंगा, प्रदीप जी जरूर कंक्लूड करें, क्योंकि हम दर्शकों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई वैसी बैठक नहीं थी जिस बैठक पर कि कोई भी, जिसे कहा जाए सियासी फलक पर कोई भी पतंग उड़ा दे। नहीं, बिल्कुल रोहित जी, देखिए आप एक सामान्य सी बात सोचिए, मतलब जिन लोगों ने खबर चलाई उनका कॉमन सेंस देखिए आप, कि उत्तर प्रदेश पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल नहीं होंगे, ये संभव है क्या? जी। तो उसी से पता चलता है कि ये सब जो है कयासबाजी है, सिर्फ जो है संदेह पैदा करना, माहौल को बिगाड़ना, वो मकसद है संघ की। जाहिर है कि जिन लोगों ने खबर चलाई वो संघ की कार्यशैली नहीं जानते, वो बीजेपी की भी कार्यशैली नहीं जानते, या शायद वो जानना भी नहीं चाहते। उनका मकसद वो सब जानना नहीं है, उनका मकसद जो है सच्चाई जानना या तथ्य बताना नहीं था। उनका मकसद था एक गलतफहमी पैदा करना, एक माहौल इस तरह का नकारात्मक बनाना, और वो उसकी कोशिश उन्होंने की है, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम रहे। बिल्कुल प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी खबर से पर्दा हटाने में तथ्यात्मक तमाम बातें कही और हमने भी आपको तमाम बातें बताई कि आखिरकार हकीकत क्या है और अटकलें क्या है, सूत्र क्या है, इन सब बातों की हकीकत आपको बताने की कोशिश की। लब्बो-लुआब यही है कि फिलहाल सरकार और संगठन, जो हमारे पास खबर है, पुख्ता खबर है, वो यही है कि दोनों का अभी ध्यान इसी बात पर है कि कोविड कंट्रोल कैसे किया जाए। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई रणनीति नहीं है। आने वाले वक्त में भविष्य में क्या होगा, राजनीति कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। बढ़ते आगे, चुनाव नजदीक आता है तो विपक्षी दल के नेताओं को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, लेकिन यूपी में इस बार थोड़ा उलट हो रहा है। चुनाव नजदीक आने से बीजेपी के नेताओं में एक पुरानी उम्मीद दोबारा जिंदा हो गई है।
ये उम्मीद है रसूख वाले पदों पर नियुक्ति को लेकर। दरअसल 4.25 साल से जिन बोर्डों और निगम के पद खाली पड़े थे उन पर नियुक्ति का रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि हाई कोर्ट ने खाली पड़े पदों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इस चिट्ठी का इंतजार यूपी के भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को 19 मार्च 2017 के बाद से ही था, जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं और 3 साल भी नहीं, पूरे 4.25 साल बाद सरकार की तरफ से ये चिट्ठी जारी हुई, जिसमें सभी विभागों से पूछा गया कि उनके अधीन काम करने वाले बोर्ड, आयोग, संस्था, निगम या फिर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कितने पद खाली हैं। प्रदेश सरकार पर देर आए दुरुस्त आए की कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। कम से कम 4.25 साल बाद ही सही सरकार को ये याद तो आया कि कई ऐसे बोर्ड, निगम, आयोग ऐसे हैं जहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी है, और वो भी तब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से इस पूरे मामले में एक PIL की सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया है। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर रसूख वाले पदों की उम्मीद बढ़ गई है। ये चिट्ठी तब सामने आई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब कर लिया। कोर्ट का सवाल ये था कि इतने दिनों में इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई। बीच में तो हमें जानकारी था कि ज़्यादा पदें हमारे भर चुकी हैं, हो सकता है बीच में कुछ अन्य कारण से कुछ खाली भी हो गए होंगे। तो ये तो एक जो इस तरह के बोर्ड, जो निगम या बोर्ड इस तरह के अध्यक्ष का जो पद होता है, अमूमन ये राजनीतिक पद ही होता है, और जो सत्ता में बैठे पार्टी होती है वही इसका निर्णय भी लेती है। तो हो सकता है कुछ खाली हो गए होंगे। तो उसके लिए हमारे दल के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के वो लोग अपना इस पर विचार करके उसको भर लेंगे। 3 जून को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। ऐसे में सरकार आनन फानन में खाली पड़े पदों का डाटा इकट्ठा कर रही है। याचिका में उन विभागों के उदाहरण भी दिए गए जहां ना तो अध्यक्ष की तैनाती है और ना ही उपाध्यक्ष की। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र किया गया, साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के बारे में बताया गया और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के साथ साथ उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न होने की बात कही गई। ये तो सिर्फ उन विभागों के नाम थे जिनका याचिका में जिक्र था। प्रदेश में ऐसे कई बोर्ड और निगम आयोग हैं जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सी खाली पड़ी है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई सदस्य नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की कुर्सी पाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बेकरार हैं। जो भी सरकारें रही हैं, पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में जो रही हो, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर एडजस्ट किया। किसी को आयोग में कुछ बनाया, किसी को सदस्य बनाया, निगम में बनाया, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता लंबे समय से इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि उसे भी शायद किसी निगम में, बोर्ड में, आयोग में, संस्था में एडजस्ट किया जाएगा। और अब ये भी माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में पार्टी की जो खराब परफॉर्मेंस रही, उसके पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। फैसला बड़ा होने वाला है, इसलिए सियासी माहौल गर्मा गया है। ये और उल्टा पड़ेगा। अब लोगों को मालूम है कि जा रहे हैं, और आप कुछ को बनाओगे, कुछ को नहीं बनाओगे, वो और असंतोष बढ़ेगा। 5 साल की जब सरकार होती है तो चौथे साल में जनता मन बनाना शुरू करती है, और जब फाइनल 5th ईयर आता है तो फिर जनता बोलने लगती है। बोल दिया उसने पंचायत चुनाव में भाजपा के बारे में। चुनावी मौसम में पार्टी की ये नियुक्तियां दोधारी तलवार की तरह हैं। जिन्हें रेवड़ियां मिलेंगी वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरे नाराज भी हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।
हमारे साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अनुभव, तो क्या लगता है अनुभव क्या कहता है आपका अनुभव कि ये नियुक्तियां कब होंगी और किस तरह से होंगी, और चुनाव से पहले क्या ये खुशखबरियां इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या ये सिर्फ सपने हैं? देखिए रोहित जी, जिस पार्टी का नारा है अच्छे दिन आएंगे, उसी पार्टी में उसी के कार्यकर्ता अपने अच्छे दिनों का इंतजार 4.25 साल से कर रहे हैं। तमाम ऐसे आयोग, ऐसे निगम, ऐसे बोर्ड हैं जहां पर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। और जब हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, तब उसके बाद सरकार को याद आया कि अरे हाँ, यहाँ पर तो अध्यक्ष है ही नहीं, यहाँ पर तो उपाध्यक्ष है ही नहीं, सदस्य हमने नामित ही नहीं किए हैं। इसलिए आनन फानन में जो हम कहें तो जो कार्मिक अनुभाग है, उसने एक चिट्ठी जारी की सभी जो विभाग हैं उसके अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को, और ये पूछा, पहले 21 मई को एक चिट्ठी जारी की जाती है, यानी जिस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और हाईकोर्ट 3 जून की तारीख देता है, उस दिन चिट्ठी जारी की जाती है। और उसके बाद एक चिट्ठी 24 तारीख को जारी की जाती है और कहा जाता है कि आज शाम 5 बजे तक आप लोग सारी जानकारी मुहैया करा दें। देखिए, पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो मेहनत करता है कि सरकार आएगी, सत्ता में जब आएंगे तो हमें भी कहीं मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन 4.25 साल इंतजार करते करते बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीत गए। लोकसभा के चुनाव आए, तमाम उपचुनाव आए, स्नातक राज्यसभा के चुनाव आए, शिक्षक स्नातक चुनाव आए, और पार्टी का कार्यकर्ता इसी उम्मीद में बैठा रहा कि चलिए ये चुनाव हो जाए तब शायद हो, ये चुनाव हो जाए तब शायद हो। तमाम ऐसे आयोग हैं। अब देखिए, बृजलाल वो उत्तर प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे, राज्यसभा के सदस्य बन गए, वो अध्यक्ष का पद अभी तक खाली है। माटी कला बोर्ड में जो प्रजापति थे वो MLC बन गए, वो पद खाली है। इसके अलावा आप देखिए, वन निगम, पिछली सरकारों में क्या होता था, वन निगम में एक उपाध्यक्ष होता था जिसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था, पर यहाँ पर जो वन मंत्री हैं वही वहाँ पर चेयरमैन बने बैठे हैं। इसी तरीके से सेतु निगम की अगर बात कर लें तो सेतु निगम में भी पिछली सरकारों में एक उपाध्यक्ष होता था। पार्टी कहीं ना कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करती है। देखिए, ये सब जो निगम है, बोर्ड है या फिर संस्था है, आयोग है, ये इनका इस्तेमाल पार्टी अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए करती है, क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, वो अपने हिसाब से काम को करते हैं। और दूसरा, काम का बंटवारा भी होता है। अब एक मंत्री जिसके पास कोई मान लीजिए बड़ा विभाग है, तो वो अपने इस निगम या बोर्ड को देख नहीं पा रहा है, वहाँ पर काम प्रभावित होता है। पर यहाँ तो लंबे समय से इंतजार करना पड़ गया कार्यकर्ताओं को, और अब जब हाईकोर्ट ने पूछा है तब ये तैयारी की जा रही है। लेकिन अनुभव, एक आखिरी सवाल बड़े संक्षेप में, अनुभव क्या लगता है कि ये क्या अब ये तय माना जाए कि नियुक्तियां हो ही जाएंगी? अनुभव, क्या लगता है आपको जो स्थितियां देखकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट में जब 3 जून को सुनवाई होगी तो सरकार को अपना पक्ष रखना है। और 4 जो आयोग हैं, 4 जो हम कहें, देखिए, राज्य उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के बारे में उस पिटीशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो उर्दू अकादमी, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी कमीशन, उसके बारे में उसमें मेंशन है। उसके अलावा साथ ही साथ जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, इन 4 के बारे में तो उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि ये 3, साढ़े 3, 4 साल से ये पद खाली चल रहे हैं। तो अगर सरकार उनको भरेगी तो जाहिर सी बात है कि और जो ऐसे आयोग, बिल्कुल, तो इनको भी भरना होगा। अनुभव, तो यानी ये इंतजार खत्म हो सकता है। अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक और चुभने वाली खबर, यूपी के तमाम परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने की बात तय हुई तो उन्हें इससे पहले टीके लगा दिए जाए। ऐसी चर्चा कई राज्यों में चल रही है, मांग भी तेज है। अब यूपी में इस पर सियासत गरमा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षा से पहले टीका, ये नारा बुलंद कर दिया है। भले ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर सस्पेंस हो, लेकिन सियासत पर जरा भी सस्पेंस नहीं है। युवाओं को लुभाने का ये बड़ा दांव चला जा चुका है, लेकिन बात कहीं ना कहीं असरदार भी है। यूपी के सियासी गलियारों में नई मांग ने माहौल गरमा दिया है। मांग है, पहले टीका लगाओ फिर हो परीक्षा। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा भले रद्द कर दी हो, लेकिन यूपी बोर्ड की तरफ से अभी भी कोई फैसला नहीं आया। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और पहले टीका फिर परीक्षा की आवाज उठाई। 18 साल की उम्र से नीचे वालों को वैक्सीन लगाने का अभी तक देश में कोई प्लान नहीं है। 10वीं की परीक्षा देने वाले जो बच्चे होते हैं वो 18 साल से कम के ही होते हैं।
और फिलहाल सबसे ज्यादा टेंशन हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा को लेकर ही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या फैसला होगा, ये मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में भी एक वरिष्ठ राजनेता ने तो बीजेपी की वैक्सीन कह दिया, कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तब वैक्सीन लगेगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन बीजेपी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम पारदर्शी और सर्व जो चिंता करने वाली सबकी ये सरकार है। और मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह रखा है कि जो 18 साल से ऊपर के नवयुवक हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। जो शिक्षक ड्यूटी पे लगने वाले हैं या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए पहले ही वो निर्देशित कर चुके हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षा को लेकर फैसले का इंतजार है, लेकिन कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज ने तस्वीर लगभग साफ कर दी है। कुलपतियों की समिति ने इस बार भी ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर के साथ साथ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने पर सहमति जताई है। कोरोना की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के बीच कुछ ही दिनों के लिए स्कूल खुले थे। तीसरी लहर में बच्चों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब कोरोना काल में इन बच्चों की परीक्षा होगी या फिर कोई दूसरा प्लान तैयार होगा, इसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, बच्चों की चिंता सबको है और ये चिंता जायज भी है। वाजिब। बढ़ेंगे आगे। कोरोना के महासंकट के बीच अब एक ऐसी चुभने वाली खबर आई जिसे दिखाने के साथ मैं बड़ी अपील करना चाहता हूं। ये अपील है रक्तदान की। इस मुश्किल घड़ी में जब हर तरफ संक्रमण का खतरा है, जब लॉकडाउन के हालात हैं, तब कोई लोग रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कई गंभीर बीमारियों के रोगियों को खून की कमी पड़ रही है। थैलीसीमिया के मरीज सबसे ज्यादा आफत में हैं। यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों से खून की कमी की खबरें आ रही हैं। कहीं ब्लड बैंक का कोटा खत्म होने वाला है, तो कहीं ब्लड की कमी के चलते लोगों की जान चली जा रही है। कानपुर और हरिद्वार से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। डर है कि हम ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो हमें कोरोना का सामना ना करना पड़े, डर रहे हैं आज। हरिद्वार के इस ब्लड बैंक को इस वक्त रक्तदान करने वाले डोनर्स का बेसब्री से इंतजार है। कोरोना के इस संकट काल में रक्तदान करने वाले कम लोग ही आ रहे हैं। नतीजा, ब्लड बैंक खाली हैं। यही हाल रहा तो खून की कमी से कोहराम भी मच सकता है। पहले कोरोना, फिर दवाइयों की कमी, फिर ऑक्सीजन की मारामारी और उसी बीच हॉस्पिटल्स में बेड की भारी किल्लत। महामारी के वक्त में देश ने एक साथ कई मुसीबतों को झेला। ऑक्सीजन के लिए घंटों लाइन में लगे हताश लोगों की तस्वीर दिखी। अस्पताल में एक एक बेड के लिए तरसते लोगों का वीडियो दिखा। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के लिए मारामारी का माहौल नजर आया। और इस देश के लोगों ने कोरोना काल में न जाने क्या क्या दर्द सहा। इस बीच एक नया खतरा देश पर मंडराता दिख रहा है और वो खतरा है खून की कमी का। ये हरिद्वार के मुस्कान फाउंडेशन के अंदर की तस्वीरें हैं। कोरोना से पहले यहाँ काफी चहल पहल होती थी, लेकिन महामारी के दौर में ब्लड का एक एक यूनिट जुटाना मुश्किल हो गया है। वजह लोगों का डर है जो कोरोना के चलते पैदा हुआ। कई लोग जो डोनर थे, जो हमारे कैंप में पहले आते थे, हम लोग फ़ोन करते हैं उनको कि आप अपना ब्लड डोनेट कीजिएगा, तो वो कहते हैं मैम हम देने को तैयार है, लेकिन जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ हम डोनेट करने जाएं, वहाँ कोरोना का प्रकोप जो फैला हुआ है। आज हमारे कैंप भी लगे थे, लेकिन जहाँ हमारे कैंप में 70-80 यूनिट आती थी, वहाँ हमारे कैंप में लास्ट कैंप में 27 यूनिट आई। थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को खून की सख्त जरूरत होती है। मरीजों को हर महीने खून की जरूरत पड़ती है। बिहार के पूर्णिया में कुछ दिनों में 24 बच्चों की मौत हुई। एक एक यूनिट के लिए तरसते रहे परिजन। कई ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। कोरोना काल में ब्लड बैंक भी नहीं चल पाया। महामारी में सामाजिक संस्थाओं ने कम कैंप लगाए।
इम्यूनिटी घटने के डर से लोगों ने ब्लड डोनेट नहीं किया। कोरोना काल में खून की कमी केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि यूपी में भी सामने आने लगी है। ये तस्वीरें कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैलेट हॉस्पिटल की हैं। कोरोना काल में रक्तदान से बच रहे लोगों की वजह से ब्लड बैंक में सिर्फ कुछ यूनिट खून ही बचे हैं, जिसकी वजह से मरीज के तीमारदार अस्पताल दर अस्पताल ठोकरें खा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 3 जो है मेरे जो ब्लड ग्रुप थे वो मैंने यूनिट वालों करवा दिया था अपने डोनरों को लाके। तो एक सर ने मुझे बोला था कि एक विदाउट डोनर के एक यहाँ से मिल जाएगा, वो बोल रहे यहाँ है नहीं, ब्लड ग्रुप ही नहीं है ये वाला। मैं गया था ब्लड बैंक में, ये देखिए सैंपल लेके घूम रहा हूँ मैं। वहाँ गया था ब्लड बैंक में मगर उन्होंने मना कर दिया देने से। अस्पताल के जिस ब्लड बैंक से आसपास के कई जिलों में खून की कमी को पूरा किया जाता था, पिछले दिनों जिले में खून की कमी होने पर फर्रुखाबाद से 40 यूनिट खून जिला अस्पताल में ही मंगाना पड़ा। कैंप नहीं लग पा रहे हैं, थोड़ा सा स्टाफ जो है उसमें बिजी ज़्यादा है, जो ब्लड बैंक का और उसका है सैंपलिंग में और इसमें इसलिए है, और थोड़ा सा लॉकडाउन भी चल रहा है, इस वजह से भी कैंप नहीं लग पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग खून की कमी से निपटने की भरसक कोशिश कर रहा है और रक्तदान शिविर के जरिए जरूरत भर के ब्लड यूनिट इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लड की दिक्कत हो गई है, यानी किल्लत हो गई है कानपुर नगर में। यहाँ पर उर्सला में स्टॉक नहीं होने पर फर्रुखाबाद से करीब 40 यूनिट ब्लड मंगवाया गया कोरोना वैक्सीनेशन की। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग पा रहे हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं बल्कि दहशत का भी एक ऐसा नाम है जो अलग अलग रूप में सामने आ रही है, और देश भर से सामने आ रही खून की कमी की बातें बेहद चुभने वाली हैं, जिसका समाधान बहुत जल्द बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कानपुर और हरिद्वार में ब्लड बैंक से जुड़े लोग किस कदर संकट में हैं। जरा सोचिए कि खून के जरूरतमंद मरीजों के परिजन जब ब्लड बैंक में पहुंचते होंगे तो संचालकों के लिए जवाब देना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए जरूरी है कि ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो। मैं फिर अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग संकट के समय में रक्तदान के लिए आगे आएं।